हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हुजूर, कल तो मैं मुंह दिखाने लायक न रह जाऊंगी, जीवानंद ने कहा। दो एक दिन ऐसा होगा, उसके बाद मुंह दिखाने में ना झिझकोगी। लीवर का वह दर्द आज बहुत बढ़ गया है। अब ज्यादा दिख ना करो, जाओ। महावीर ने जोर से ताकीद करके कहा। अरे उठना साली, चल। यह बात पूरी होते होते ही दोनों चौंक उठे। जीवानंद ने धमका कर कहा, खबरदार सुअर के बच्चे, तमीज से बात कर। अगर फिर कभी मेरी आज्ञा के बिना किसी औरत को पकड़ लाएगा तो गोली से मार डालूंगा। इतना कहते कहते जीवानंद सिरहाने के तकिए को पेट के नीचे खींचकर औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गया। पेट की व्यथा से हाय हाय करते हुए वह बोला, आज उस कमरे में बंद रहो। कल तुम्हारे सतीपन की जांच पड़ताल की जाएगी। ये ले, जाना इसे मेरे सामने से। महावीर ने धीरे से कहा, चलिए। सोटसी खड़ी होकर चुपचाप आज्ञा के अनुसार पास के अंधेरे कमरे की ओर चल पड़ी। अचानक उसका नाम लेकर जीवानंद ने कहा, जरा ठहरो, तुम पढ़ना जानती हो ना? सोटसी ने मीठी आवाज में कहा, जी हाँ। जीवानंद ने कहा, एक काम कर दो। वह जो संदूक रखा है उसके अंदर एक छोटा सा कागज का बक्सा है। उसमें एक छोटी सी शीशियाँ रखी हुई हैं जिस पर मर्फिया लिखा हुआ है। उसमें से ज़रा सी नींद की दवा दे जाओ, पर बहुत होशियारी से। वह भयानक जहर है। महावीर, बत्ती दिखा दो। सोरसी ने बत्ती की रोशनी में कांपते हाथों से संदूक खोलकर शीशी निकाल ली और डरते हुए पूछा, कितना दूं? जीवानंद ने तेज व्यथा से फिर एक अव्यक्त ध्वनि करके कहा, कह तो दिया कि बहुत थोड़ा सा। मैं उठ ही नहीं सकता। हाथ का भरोसा नहीं है और आंखें भी ठिकाने नहीं है। उसी में से एक सीसी की सीप है, उसके आधे से भी कम देना। ज़रा सा ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारी चंडी का बाप भी आकर इस नींद को तोड़ नहीं सकेगा। सोडसी ने सीप ढूंढ ली, पर परिणाम का निश्चय करने में उसका हाथ कांपने लगा। इसके बाद बहुत यत्नों और बड़ी सावधानी से जब वह बताई हुई दवा लाकर उसके पास आ खड़ी हुई, तब जीवानंद ने हाथ पसार कर वह जहर ले लिया और बिना देखे भाले ही मुंह में डाल लिया। न प्रश्न किया, न जांच की और न आंख खोलकर देखा ही। बगल वाले अंधेरे कमरे में पहुंचाकर बाहर से दरवाज़ा बंद करके महावीर चला गया, परंतु भीतर से बंद करने का कोई उपाय न देख सोडसी उन्हीं बंद किवाड़ों से पीठ लगाए हुए बड़ी सावधानी से बैठी रही। उसका शरीर और मन दोनों ही थकान और अवसाद की अंतिम सीमा तक पहुंच गए थे। शायद रात में और किसी विपत्ति की आशंका नहीं थी, फिर भी एकदम सो जाने से भी तो नहीं चलेगा। यहाँ जरा सी शिथिलता का भी स्थान नहीं है। यहाँ सोलहों आने असंभव घटना के लिए भी उसे सब तरह जागृत रहना होगा। किसी तरह रात बीतने पर भी कल उसके अस्तित्व की बड़ी कठिन परीक्षा होगी, यह उसने अपने कानों से सुना है, और इससे बचने का उपाय भी उसे अभी तक अज्ञात है। अपने पिता को याद करते हुए उसे सांत्वना तो क्या मिलती, बल्कि लज्जा आने लगी। उन्हें वह अच्छी तरह जानती थी। वे जैसे डरपोक हैं वैसे ही नीच प्रकृति के भी हैं। गहरी रात में घर आने पर यह दुर्घटना जानकर भी वे शायद इसे जाहिर न करेंगे, बल्कि सामाजिक गड़बड़ी के डर से वे इसे दबा देने की ही कोशिश करेंगे। मन में यही सोचेंगे कि सोटसी को एक दिन जमींदार छोड़ ही देगा। पर इस बात का अधिक आंदोलन करने से अगर देवोत्तर संपत्ति से हाथ ही धोने पड़े तो लाभ की अपेक्षा नुकसान का ही पड़ला भारी हो जाएगा। अधिक नजराने के रुपए के विषय में भी उसकी तीव्र दृष्टि बहुत दूर तक पड़ जाएगी। यह भी चोटसी को स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसके सिवा इस दुर्दांत जमींदार के विरुद्ध वे कर ही क्या सकेंगे। 6-7 कोस के अंदर कोई थाना या चौकी भी नहीं। पुलिस में रपट लिखवाने के लिए जितने धन, समय और जनबल की आवश्यकता है, उनमें से कुछ भी तारादास के पास नहीं है। इसलिए अत्याचार कितना ही बड़ा क्यों न हो, इस प्रबल शक्ति के सामने उसे सिर झुकाकर सह लेने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। यही चोटसी की आंखें के आगे बार बार दिखाई देने लगा। इन सारी दुश्चिंताओं के भीतर और एक प्रचार की चिंता की धारा सोटसी के अंतःकरण में लगातार बढ़ रही थी। वह है उसकी चंडी माता
जिनकी पूजा वह बचपन से करती आई है। पर वह जो आदमी उस कमरे में गहरी नींद सो रहा था, जिसकी गंभीर और भारी सांस का अस्पष्ट शब्द उसके कानों तक पहुंच रहा है, धर्म और अधर्म, भला और बुरा, अपना और पराया, संसार की सारी वस्तुओं पर उसकी कैसी गहरी अवहेलना है। स्त्रियों के आंसू देखने से उसे दया नहीं आती। नारी के रूप या यौवन में उसकी ममता या लालच नहीं है। पति पुत्रवली सती के सतीत्व की प्रथा हत्या करने में भी वह जरा भी नहीं हिचकिचाता। सती नारी के हृदय के खून में दोनों पांव डूब जाने से भी वह कुछ परवाह नहीं करता। उसने अपने प्राण तक अभी मेरे हाथ में हंसकर मेरे दिए हुए जहर को आंख मूंद कर पी लेने में भी जरा भी संकोच नहीं किया, रत्ती भर आनाकानी नहीं की। अश्रद्धा और अनासक्ति के इस पत्थर के बोझ को हटाकर क्या चंडी माता ही मेरे परित्राण का मार्ग खोल देंगी? इस तरह वह जिधर देखने लगी, गहरे अंधेरे के सिवा प्रकाश की क्षीण रस्म भी नजर न आई। उसके उस एकमात्र देवता के मंदिर के चारों ओर पूर्ण निराशा कल्पना का जाल बुनने लगी। भोर होते होते शायद उसे कुछ निंद्रा आ गई थी। अचानक पीठ पर दबाव मालूम होते ही वह तड़फड़ा कर उठ बैठी। उसने देखा कि जंगले से सूर्य की किरणें कमरे में आ रही हैं। बाहर से जो दरवाजे को धकेल रहा था, उसने कहा, आप बाहर आ जाइए, मैं एक कौड़ी हूँ। सोडसी अपनी धोती संभाल कर खड़ी हो गई। उसने किवाड़ खोलकर देखा कि सामने ही रात के उसी बिस्तर पर जीवानंद उसी तरह तकिए के सहारे बैठा हुआ है। कल बत्ती की धीमी रोशनी में उसके चेहरे को सोडसी अच्छी तरह देख नहीं सकी थी, पर आज पल भर की दृष्टि से ही उसने देखा कि बहुत दिनों के लगातार अत्याचार करने से उसके अंग अंग में कितनी गहरी चोट लगी है। उम्र का ठीक अनुमान करना कठिन है। शायद 40 या उससे भी अधिक हो। माथे के दोनों ओर से कुछ बाल पके गए हैं। थोड़े चौड़े माथे में कई रेखाएं हैं। उसी के ऊपर काले काले दाग हैं। 6 रोगी की आंखों की तरह दृष्टि अत्यंत तीव्र है और उसी के नीचे पतली लंबी नाक नीचे की ओर झुक आई है। चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और भीतर की किसी अव्यक्त व्यथा से उसके मुखड़े पर कालिमा छा गई है। जीवानंद ने हाथ से इशारा करके क्षीण स्वर में कहा, डरो मत, इधर आओ। सोडसी धीरे धीरे 2-4 कदम आगे बढ़कर नीची नजर किए हुए खड़ी हो गई। जीवानंद ने कहा, पुलिस वालों ने मकान घेर लिया है। मजिस्ट्रेट साहब फाटक के भीतर घुस आए हैं, अब आते ही होंगे। सोडसी अंदर ही अंदर चौंक उठी, पर कुछ बोली नहीं। जीवानंद कहने लगा, जिले के मजिस्ट्रेट ने दौरे के लिए निकलकर यहाँ से कोस भर की दूरी पर खेमा लगाया था। तुम्हारे पिता ने कल रात को ही उनसे मिलकर सब बतला दिया है। इसी से नौबत यहाँ तक नहीं पहुँची है, बल्कि पहले से ही साहब मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हैं। गत वर्ष 2 बार मुझे फंसाने की कोशिश की थी, पर कामयाबी नहीं मिली। आज एकदम प्रमाण सहित पकड़ लिया है। इतना कहकर वह धीरे से मुस्कुराया। एक कौड़ी एक और चुपचाप खड़ा था। डर के मारे उसका मुंह सूख गया था। उसने कहा, हुजूर, अब की बार शायद मेरे भी बचने की उम्मीद नहीं है। जीवानंद ने सिर हिलाकर कहा, संभव है। फिर सोडसी से कहा, बदला लेना चाहो तो अच्छा मौका है, मुझे कैद भी करा सकती हो। सोडसी ने जवाब देने के लिए मुंह उठाते ही देखा कि जीवानंद उसके मुंह की ओर एकटक देख रहा है। उसने नीची नज़र करके धीरे से पूछा, इसमें जेल क्यों होगी? जीवानंद ने कहा, कानून है, इसके सिवा कप्तान साहब के कब्जे में आ गया हूँ। बादल बगान की मेस में रहते समय इन्हीं के यहाँ 20 रोज हिरासत में भी रह चुका हूँ। किसी हालत में जमानत नहीं ली, और जामिन होता ही कौन? सोडसी अचानक व्यग्र कष्ट से पूछ बैठे, क्या आप भी कभी बादल बगान की मेस में रहते थे? जीवानंद ने कहा, हाँ, मैं उस समय एक प्रेम कांड का दूत बन गया था, पर आयन घोष ने नहीं माना, पुलिस से पकड़वा दिया। जाने दो, बहुत लंबी कहानी है। कप्तान साहब मुझे भूले नहीं हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं। आज भी मैं भाग जाता, पर लीवर के दर्द से लाचार हूँ, हिलने तक की शक्ति नहीं है। सोडसी ने धीरे से पूछा, तो क्या कल का दर्द अभी तक घटा नहीं है? जीवानंद ने कहा, नहीं, बहुत बढ़ गया है। इसके सिवा यह दर्द अच्छा होने का भी नहीं। सोडसी तनिक ठहर कर बोली, तो मुझसे क्या करने के लिए कहते हो? जीवानंद ने कहा, यही कह देना कि तुम यहाँ अपनी इच्छा से आई हो
और अपनी इच्छा से ही यहाँ हो। मैं इसके बदले में तुम्हारे पास मंदिर की सारी संपत्ति बनी रहने दूंगा।